नमस्कार स्टूडेंट। मैं प्रजापति नरेश फिर से आपका एक बार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट में धोरण 9 स्टैंडर्ड 9 में हिंदी सब्जेक्ट में प्रकरण 2 न्याय मंत्री की बात करते हैं आज। तो यहाँ पर जो न्याय मंत्री किसे कहते हैं, सच्चा न्याय किसे कहते हैं, इस इकाई के दौरान श्री सुदर्शन जी ने यहाँ पर हमें कुछ एक स्टोरी रजू की है हमारे समक्ष। जो है वो कहते हैं ना को सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के समय की एक बात है यहाँ पर। तो कहते हैं कि सुदर्शन जी जो हैं उन्होंने न्याय के बारे में कुछ कहा है कि न्याय की सच्चा न्याय किसे कहते हैं, सच्चा न्याय। तो सच्चे न्याय के बारे में उन्होंने यहाँ सम्राट अशोक जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वो सोचता था कि शासन किस प्रकार से अच्छा हो, अच्छा चले, हमारा प्रभाव कैसे बढ़े, लोगों में शायद हमारी आत्मीयता कैसे बढ़े, ये सब बातें सोचता था। लेकिन वो कहते हैं कि उसके समाज में या तो उसके राष्ट्र में शायद अच्छा न्याय तंत्र नहीं था। और इसी न्याय तंत्र में एक न्याय मंत्री की खोज थी उन्हें। तो वो न्याय मंत्री की खोज करने पर अपना वेश बदल कर निकल पड़ा था नगर में। तो फिरते 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 वह एक शिशुपाल जो हैं, तो शिशुपाल के घर जा पहुंचा। तो शिशुपाल ने शायद उन्हें पहचाना नहीं था कि ये सम्राट अशोक हैं। फिर उन्होंने आगता स्वागता की, अपने घर में कक्ष में बिठाया, फिर थोड़ा सा पानी दिया, चाय वगैरह दिया और फिर बातें करने पर लग गए। तो शिशुपाल के मुख से ऐसा निकल पड़ा कि हमारे राष्ट्र में कोई उचित न्याय तंत्र नहीं है, सच्चा न्याय करने वाला कोई ऐसा नहीं है। कि न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। वो कहते हैं ना महाराज सम्राट अशोक ने, और उसे वेश बदलकर वह शिशुपाल के घर गया। तो शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। कहते हैं वह अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक एक अच्छा अवसर खोजते थे कि सही न्याय मंत्री हमें मिल जाए। तो शिशुपाल शायद उनके नज़र में सही ठहरा था, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी कर रहा था न्यायतंत्र के बारे में। अच्छा न्यायतंत्र किसे कहते हैं, अच्छी तरह से हम शायद किस तरह से अपना व्यवहार निभा सकते हैं, न्यायतंत्र निभा सकते हैं। तो इस बारे में शिशुपाल और सम्राट अशोक के बीच कुछ चर्चा या तो डिस्कस हुई। और अंत में जाकर सम्राट अशोक ने कहा कि क्या आप उसका न्याय कर सकते हैं, उचित अवसर प्राप्त होने पर क्या आप सही न्याय कर सकते हैं। तो शिशुपाल ने हाँ कह दी। कहते हैं कि समय आने पर मैं वो भी कर सकता हूँ। तो शायद जो सम्राट अशोक जो है वो वहाँ से निकल पड़ता है। और फिर एक बार सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री शिशुपाल को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए सैनिक को भेजा। तो सैनिक जो था उन्होंने कहा कि शिशुपाल को कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, सम्राट अशोक ने बुलाया है। तो शिशुपाल को लगा कि वो शायद कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने कुछ शायद गलत सलत कह दिया होगा राजा को। तो राजा शायद क्रोधित हो उठे होंगे और फिर हमें जाकर बुलाएंगे और कुछ सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ गलत थी। तो यहाँ शिशुपाल जो है वह राजा के दरबार में पहुँचता है और राजा उनका सम्मान करता है, उसे बिठाता है और कहता है कि शिशुपाल, एक आपने बात कही थी हमारे समाज हमारे राष्ट्र में कुछ उचित न्याय नहीं है, न्याय तंत्र नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको एक दिन के लिए न्याय मंत्री का पद सौंपता हूँ, कुछ दिनों के लिए। तो शिशुपाल कहता है कि ये तो हमारे सर पर मुसीबत आन पड़ी है। फिर भी वह कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, ऐसा भी करेंगे, न्याय तंत्र अच्छी तरह से निभाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक द्वारपाल की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, एक द्वारपाल की मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए अब शिशुपाल जो है शायद कहते हैं आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि अब इसका न्याय कौन करेगा। अपराधी हाजिर कर अपराधी को ढूंढना है कि शायद किसने मारा, इस द्वारपाल को किसने मारा। ये बात सोचते सोचते दिन रात जो है वह शायद ठीक से खाना भी नहीं खाता था,
लेकिन एक दिन वो कहते हैं ना कि जो सही ढंग से सही तरीके से जो मेहनत करता है तो शायद उन्हें भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। दिल से लगन से काम करता है तो शिशुपाल को भी शायद पता चल गया कि इस द्वारपाल की हत्या किसने की थी। तो वास्तव में द्वारपाल की हत्या जो है वह सम्राट अशोक ने ही की थी, उसके ही हाथों से द्वारपाल का मृत्यु हुआ था। तो जो शिशुपाल जो हैं उन दरबार में उन्हें शायद कहते हैं कि जो अपराधी का जो न्याय था उस न्याय तंत्र के बारे में दरबार भराया हुआ है। तो राजा पूछता है कि बोलो शिशुपाल, यहाँ पर गुनहगार कोई मिला या नहीं मिला, जो जिसने द्वारपाल की हत्या कर दी है वह गुनहगार कोई मिला या ना मिला। तो द्वारपाल शिशुपाल कहता है कि जी महाराज, गुनहगार तो मिल चुका है। और शिशुपाल जो है वह सम्राट अशोक की ओर इशारा करते हुए सैनिकों से कहते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, यही अपराधी है। तब राजा जो है वह आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और शायद क्रोधित हो जाते हैं कि शिशुपाल, ये आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये सच्ची बात नहीं है। लेकिन शिशुपाल फिर भी उसकी बात नहीं सुनता है और फिर भी सैनिकों को वही आदेश देता है कि उन्हें कैद कर लो, गिरफ्तार कर लो सैनिकों। इसीलिए सैनिक जो है वह राजा को गिरफ्तार करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जो हैं, उनका मंत्री जो है राजा दरबार में राजा सम्राट अशोक के दरबार में जो मंत्री जो था वह मंत्री कहता है कि शिशुपाल, महाराज को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। हाँ, मानते हैं, माना कि महाराज जो है उन्होंने द्वारपाल की हत्या की है, उन्हें मार डाला है, फिर भी महाराज महाराज होता है, राजा राजा होता है, क्योंकि वह प्रजा का राजा है। इसीलिए राजा की फांसी देकर मृत्यु नहीं की जा सकती। तो फिर क्या हुआ, तो वो महामंत्री जो है, मंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो है वह कहता है, एक तरीका बताते हैं कि सम्राट अशोक की हूबहू एक सोने की मूर्ति बनवाओ और उसी मूर्ति को फांसी के तख्ते पर लटका दो और समझ जाएंगे कि महाराज को हमने फांसी की सजा दे दी है, क्योंकि यही न्याय यही कहता है। तो शायद कहते हैं कि शिशुपाल जो है उस बातों से सम्मत हो जाता है और सोने की मूर्ति बनाकर, कहते हैं वह सम्राट अशोक की तरह हूबहू दिखने वाली एक सोने की मूर्ति बनाई जाती है और उसी मूर्ति को यहाँ पर शायद कहते हैं वह फांसी के तख्ते पर लगाया जाता है। और इस प्रकार से शिशुपाल ने न्याय तंत्र की खोज की, यानी न्याय तंत्र सही तरह से निभाया है। तो फिर इस प्रकार यहाँ जो कहते हैं ना हम श्री सुदर्शन जी के बारे में, तो सुदर्शन जी ने इस कहानी के दौरान हमें कुछ ऐसी बात करती है कि जब न्याय की बात आती है तो उच्च नीच या गरीब अमीर नहीं देखा जा सकता। न्याय न्याय होता है, वह चाहे फिर अमीर हो या गरीब हो, हर एक पक्ष में न्याय समान होना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का पल्लू ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात थी। तो यहाँ पर देखते हैं अब आगे कवि परिचय देखते हैं और फिर उसकी जो विषय वस्तु जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम तो बद्रीनाथ शर्मा था और फिर उनका जन्म 1896 इसी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, ये उनकी कहानियां हैं। उन्होंने किस किस प्रकार की कौन सी कहानियां लिखी हैं, तो कहते हैं कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट और नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। एकमात्र उपन्यास हैं भागवंती, उपन्यास भी लिखा है उन्होंने भागवंती। तो अब न्याय तंत्र की बात करें, न्याय मंत्री की बात करें, तो यहाँ पर कहें कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया और न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा यहाँ प्रयास किया है और नई पीढ़ी के
लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यानी कहते हैं कि आजकल के ज़माने में सच्चा न्याय, सच्ची बात, सच्ची कहानियाँ शायद बच्चों को कम सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सुदर्शन जी ने ये न्याय मंत्री की जो कहानी है उसी के दौरान हमें कुछ इस प्रकार की कहानी की बात की है। अब देखते हैं आगे कि वह क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, इस कहानी के बारे में, इस इकाई के बारे में। सो देखते हैं कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था और फिर ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, यानी शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था, यानी महाराज सम्राट अशोक जो थे वह वेश बदल कर आए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। यह आगता स्वागता करते हैं सम्राट अशोक की, जो वेश बदल कर आए हैं शिशुपाल के घर पर, द्वार पर। तो शिशुपाल जो है वह अतिथि का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं और फिर बात करते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे दरबार में, हमारे नगर में बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी सरल है, सुगम यानी सरल है, दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शायद राजा जो हैं, यहाँ सम्राट अशोक हैं, उन्हें शिशुपाल की इस बातों में कुछ दम लगा। कहते हैं कि यहाँ पर अवसर मिलने पर यह भी बता दूंगा कि मैं न्याय भी कर सकता हूँ, न्याय किसे कहते हैं, ऐसी बात थी। क्योंकि वैसे तो राजा कहते हैं कि हर एक बाबत पर शायद कहते हैं कि भाई दोष निकालते हैं, हम बहाने बनाते हैं, दोष निकालते हैं, और फिर कहते हैं कि जब खुद की बात आती है तब पता चलता है वास्तविकता, तब सामने को आती है। लेकिन यहाँ पर तो शिशुपाल जो है उन्होंने राजा के सामने कह दिया है कि न्यायतंत्र उचित नहीं है हमारा। तो इसीलिए कहते हैं कि अवसर मिलने पर हम यह भी बताए। तो आप अवसर चाहते हैं? राजा ने पूछा। हाँ, अवसर चाहता हूँ, ऐसा शिशुपाल ने बोला। फिर कहते हैं कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, यानी अपने घर से, शिशुपाल के घर से वह अपने दरबार की ओर बढ़ने लगे। और फिर शायद खुश हो गए थे सम्राट अशोक, क्योंकि शिशुपाल ने जो उत्तर दिए थे और शिशुपाल ने जो विरुद्ध हड़प लिया था कि मैं सच्चा न्याय कर सकता हूँ और किसी भी प्रकार की खिचखिचाहट के बिना अपराधी दंड से बचना नहीं चाहिए, बस ऐसी बात वह कहता चाहता था। फिर आगे देखते हैं कि कुछ दिनों बाद शिशुपाल के कुछ घर पर कुछ सिपाही आए और इन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। तो शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी शायद कहते हैं कि कुछ बात पर भयभीत हो जाना। कोई अचानक शायद राष्ट्र के दरबार से सैनिक आते हैं और फिर कहते हैं कि आपको दरबार में राजा ने बुलाया है, तो शायद घबरा से जाते हैं, डर जाते हैं वह। सो कहते हैं आगे कि वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी, क्योंकि आजकल लोगों का शायद व्यवसाय ऐसा ही है कि वह शायद कुछ भी कहते हैं और अपना कुछ शब्द नया उमर कर डालकर और कुछ बात को लंबा बनाकर पेश करते हैं। तो शायद उन्हें ऐसा लगा। हाँ, तो दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। अब सामने बात आई,
शिशुपाल के सामने बात अब जाकर आई कि जो परदेशी हमारे घर पर रात गुजारी थी और हमने आमने सामने जो बात की थी वही तो राजा सम्राट अशोक है। हम पहचानने में गलती कैसे कर सके। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राष्ट्र मुद्रा थी। राष्ट्र मुद्रा यानी कहते हैं कि निशानी। राष्ट्र मुद्रा यानी शासन की एक निशानी, राष्ट्र की कोई निशानी है। अपने अंगूठी निकालकर उसे शिशुपाल को पहना दी कि इसलिए शिशुपाल को कोई पहचान सके कि ये हमारे न्याय मंत्री हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। ये बात हो गई। आगे देखते हैं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा कि और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राष्ट्र मुद्रा थी, राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। इन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। यानी शिशुपाल जो थे उन्होंने न्याय मंत्री होने का एक डंका बजाना था, इसीलिए हर एक जगह पर हर एक बात पर पहरेदार रखने लगे और हर एक जगह पर अपने सैनिकों के तैनात बना दी थी। और इसीलिए लोगों का भय जो था, चोरी का, डकैती का, मारामारी का, ये भय जो था वो लोगों के दिल से निकल चुका था। और इसीलिए यहाँ एक बात आई ना कि लोग दरवाजा तक खुला रखते थे घर का, यानी कहते थे कि अब उन्हें डर नहीं था कि घर में से कोई चोरी होगी। दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय के धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार यानी द्वारपाल। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, क्योंकि राजा है और राजा प्रजा का एक पालनहार होता है, इसीलिए उन्हें अपराधी घोषित करना ये उचित बात शिशुपाल को नहीं लगी। फिर भी न्यायतंत्र की बात आती है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। लगे दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था, सम्राट अशोक की ओर था, क्योंकि शिशुपाल को पता चल गया था कि सम्राट अशोक ने ही द्वारपाल जो पहरादार हैं उनकी हत्या की थी। उन्हें पता चल गया। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में से हथकड़ी पड़ गई। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी कोई हलचल नहीं थी, कोई बातचीत भी नहीं कर रहा था, स्तब्ध हो गए थे सब। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध से लाल हो जाना यानी बहुत सारा क्रोध आना। फिर बात करते हैं कि वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! महामंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई।
न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड यानी अविवेकी था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। वह शायद उद्दंड हो या कुछ भी हो, आप इस प्रकार से कैसे मार सकते हैं? यदि मारना है, अपराध होना है, उन्होंने गुनाह किया है, तो दरबार में उसकी हाजिरी करो और बड़े दरबार में शायद उसका न्याय करो और फिर शायद आप सजा करो तो उचित होगी, लेकिन आपने मारा क्यों? फिर कहते हैं कि न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने चल गई बात। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिए। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और इसीलिए तो उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यानी न्याय मंत्री को अब और न्याय तंत्र में या तो राज दरबार में नहीं रहना था, रुकना नहीं था, क्योंकि ऐसे ऐसे केस बनते थे, तो ऐसे व्यक्तियों को, राज दरबार के व्यक्तियों को सजा किस प्रकार दे? क्योंकि सम्राट अशोक जो है वह राजा है और राजा तो भगवान के तौर पर होते हैं, तो भगवान को सजा कौन दे सकता है? भगवान को सजा भगवान ही दे सकते हैं। ऐसी बात न्याय मंत्री की थी, तो उन्होंने सही न्याय करने के लिए सोने की मूर्ति सम्राट अशोक की मंगवाई और उसी मूर्ति को फांसी पर लटका दी गई। और तब जाकर लोगों में ऐसा लगा कि सही बात पर शिशुपाल ने न्याय किया है, सच्चा न्याय किया है और इसीलिए यही हमारे शासक होने चाहिए। तो शिशुपाल जब कहते हैं कि राजा को कहने गए कि अब हमें इस दरबार में अधिक समय तक नहीं रहना है, हम जाते हैं अपने घर और अपना जो धंधा जो है वह हम चलाएंगे। शिशुपाल निरुत्तर हो जाते हैं और शायद कहते हैं कि सम्मानपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। सम्राट अशोक ने कहा न्याय मंत्री को कि आपका कार्य प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि राज दरबार का शासन न्याय करना है, तो न्याय की बात जब आती है तब शायद अपना भी कोई हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नगर का अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। न्याय जिस ओर जाता है उस ओर उन्हें झुकना पड़ता है। इसी बात यहाँ पर न्यायतंत्र की बात यहाँ श्री सुदर्शन ने की है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्दार्थ जो है और टिप्पणी जो है वह लिखना है और मुहावरे जो है वह लिखना है। फिर स्वाध्याय की बात करें तो यहाँ पर एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, विस्तार से उत्तर दीजिए और विधान कौन कहता है और किसे कहता है, क्या क्यों कहता है, ये जो बातें जो है, फिर विरुद्धार्थी समानार्थी, ये बातें जो है, ये जो स्वाध्याय कार्य जो है आपको करना है, लिखना है और तभी जाकर आपको पता चल सकता है। या तो फिर आपका शायद वो कहते हैं कि भाई पाठ्य पुस्तक का जो स्वाध्याय है,
तो पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के पीछे का जो भी प्रश्न है वह सारे प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। यदि परीक्षा में अच्छे गुण लाना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाध्याय जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का जो क्वेश्चंस हैं, स्वाध्याय कार्य में जो प्रश्न है वही प्रश्न हमें तैयार करने हैं। और शायद समय मिले तो कुछ और हमारे पास गाइड या तो अन्य कोई साहित्य जब उपकरण होता है तो उनमें से भी हम ज़्यादातर तैयारी कर सकते हैं, हमारे अनुभव के लिए, अंदाज के लिए, सभी अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट, तो अगले दिन फिर मिलते हैं।